राधे राधे दोस्तों। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर R.B. गोस्वामी आप सभी ग्रुप के साथी चिकित्सक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के व्याख्यान में हमने जो है डायबिटीज़, मधुमेह, शुगर, जिसका आम भाषा में जो है लोग जानते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे कई चिकित्सक बंधुओं की ये रिक्वेस्ट थी कि सर डायबिटीज़ के ऊपर भी एक वीडियो आप बना दीजिए। वैसे तो वीडियो तो तकरीबन हमने सभी रोगों पर ही बनाने हैं और आपके सामने हमने प्रस्तुत करने हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर उसको भी मानना आवश्यक हो जाता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़, मधुमेह रोग। हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष 7 करोड़ से अधिक लोग जो है इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ या मधुमेह या शुगर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसको यदि हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाचन क्रिया से संबंधित है। और जो हमारी पैंक्रियास होती है, जो इसके लिए इंसुलिन बनाती है, जो ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करती है, वो भी पाचन क्रिया का एक हिस्सा है। मेटाबॉलिक क्या होता है? यानी कि भोजन को एनर्जी में बदलने की एक विधि है। जो भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट कर दे वही मेटाबॉलिक है। और दोस्तों, जिसका मेटाबॉलिक सिस्टम फास्ट होगा वो बड़ा ही स्वस्थ, हेल्दी होगा, ना मोटा होगा ना पतला होगा, दुरुस्त तंदुरुस्त होगा। कई बार क्या होता है कि दोस्तों, हम एक ही वजन के, लगभग एक ही वजन के, एक ही एज के 2 व्यक्तियों को लेते हैं और दोनों को जो है रिच भोजन कराते हैं, फैट्स का, घी का या दूध दही का, इस तरह से जो मतलब गरिष्ठ पदार्थ उनको खिलाते हैं और लगातार खिलाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जिसका मेटाबॉलिक सिस्टम फास्ट है उसको कुछ भी नहीं होगा, वो जैसे पहले था वैसे ही सामान्य रहेगा। लेकिन जिसका मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो है दोस्तों, वो देखना कि पहले से उसका वेट भी बढ़ जाएगा और शरीर से भी जो है वो थोड़ा फूल जाएगा। उसके शरीर के अंदर जो है चर्बी एक्स्ट्रा जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी। बस मेटाबॉलिक सिस्टम का यही अर्थ है। जिसका मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको तकरीबन सही है, उसको कोई भी बीमारी जल्दी सी नहीं होती है। आइए दोस्तों, अब डायबिटीज़, मधुमेह रोग के ऊपर चर्चा करते हैं। जब हमारी पाचन क्रिया असंतुलित हो जाती है तब ये रोग, मधुमेह, डायबिटीज़ या शुगर का जो है उत्पन्न होता है। हमारे शरीर के पेट के ऊपरी भाग में एक यू टाइप की जो है ग्रंथि होती है, जिसको हम अग्नाशय या फिर पैंक्रियास के नाम से जानते हैं। यह भोजन को पचाने में सहायक होती है। इंसुलिन और ग्लूकोन का जो है ये निर्माण करती है, हार्मोन का निर्माण करती है। क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकोन एंजाइम्स भोजन को तोड़ करके शरीर में जो है ऊर्जा
प्रदान करते हैं शरीर को। यानी कि हमारे शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिक का जो है नियंत्रण सही तरीके से ये करती है। पैंक्रियास हार्मोन और इंसुलिन बनाती है जो रक्त के साथ मिलकर के ग्लूकोज को नियंत्रित करते हैं। पैंक्रियास हमारे पाचन संस्थान और एंडोक्राइन संस्थान यानी अंतःस्रावी यानी कि हार्मोन का भी काम करती है और पाचन का भी कार्य करती है। दोनों का ही इसको हम अंग मानते हैं। यानी कि भोजन का पाचन और ग्लूकोज का रक्त में नियंत्रण करना, ये इस ग्रंथि का काम है। इंसुलिन लीवर द्वारा ग्लूकोज को अवशोषित करने में जो है मदद करता है। जैसे जब हम किसी तनाव में होते हैं या कोई फिजिकल वर्क करते हैं तो देखिए उस समय हमें बहुत प्यास लगती है और मीठा खाने का भी मन करता है। दोस्तों वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्लूकोज थी वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई और हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए थी शरीर ने उस ऊर्जा को कंज्यूम कर लिया। अब शरीर के पास ऊर्जा नहीं है तो ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों जो लीवर है वो इंसुलिन की सहायता से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जब हमें शारीरिक थकावट हो जाती है या कोई स्ट्रेस हो जाता है या किसी प्रकार के और कोई कारण हो जाता है तो उस स्थिति में लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में फिर कन्वर्ट कर देता है और उसको रक्त में भेज देता है, जिसमें ग्लूकोज का स्तर जो है सामान्य हो जाता है और शरीर को एनर्जी उसके अंदर मिलने लगती है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि पैंक्रियास जो अग्नाशय जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर कई बार ऐसी समस्या आ जाती है, कई इस प्रकार की खराबियाँ आ जाती हैं। जैसे पैंक्रियास की नली में गाल स्टोन फंस जाए और इंसुलिन जो है वो लीवर की तरफ ना जा पाए, या कोई जैसे शराब का सेवन ज़्यादा करता है जिससे ब्लड एसिडिक बन गया है, जिसमें अम्ल पित्त ज़्यादा बढ़ गई है, अम्लता ज़्यादा बढ़ गई है, या पैंक्रियास में सूजन आ जाए या किसी और से डैमेज हो जाए या फिर कैंसर वगैरह जैसे हो जाता है, तब जो ये स्थिति है उस स्थिति में क्या होता है कि इंसुलिन जो है एंजाइम उसका उचित मात्रा में निर्माण नहीं हो पाता, जिससे रक्त में जो है ग्लूकोज शुगर जिसको बोलते हैं की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है, बढ़ने लगती है। दोस्तों इस स्थिति को हम जो है डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर या रक्त शर्करा का बढ़ना नाम से जानते हैं। पैंक्रियाज में दोस्तों जैसे मैंने बताया था यू शेप की होती है। दो प्रकार की सेल इसके अंदर होती है, अल्फा सेल और बीटा सेल। ये ही मतलब जो है हार्मोन का निर्माण करती हैं, इंसुलिन का निर्माण करती हैं, ग्लूकोन का निर्माण करती हैं। और जो है कई बार जिस तरह जैसे मैंने ऊपर आपको बतलाया पैंक्रियास में कोई खराबी आ जाती है किसी भी कारण से हो, चाहे वो लीवर में इंसुलिन आ जा पाए या फिर जो है पैंक्रियास ग्रंथि से इंसुलिन ना बने, कोई भी कारण हो सकता है। उस दोनों स्थिति में, सब स्थिति में जो है
ग्लूकोज में रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति को दोस्तों हम जो है डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार की जो है डायबिटीज़, 2 टाइप मानी गई है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या है दोस्तों, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंतर्गत आती है। हमारी बॉडी के अंदर जो है एक ऑटोइम्यून पावर होती है जो बाहरी रोगों से, बैक्टीरिया से या किसी वायरस से हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो साथियों, कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आती है कि वो कहते हैं ना, मतलब खेत की बाड़ी खाने लग जाए, तो फिर उसकी रखवाली जो है कौन कर सकता है, उसकी रक्षा कौन कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये क्या करती हैं, ये हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये जो हमारी इम्यूनो पावर है, ऑटोइम्यून पावर है, ये हमारे जो पैंक्रियास की सेल है उनको नष्ट करने लग जाती है, जिसके कारण अल्फ़ा सेल और बीटा सेल प्रभावित हो जाती हैं और वो जो हार्मोन का, इंसुलिन का जो है निर्माण करने में असमर्थ हो जाती है। दूसरी टाइप की जो डायबिटीज़ है, शुगर है, उसमें शरीर की मांसपेशियाँ, फैट्स, लीवर की सेल्स ग्लूकोज को नियंत्रित करने में या अवशोषित करने में असमर्थ हो जाती हैं। तब पैंक्रियास क्या करती कि अतिरिक्त इंसुलिन बनाने का प्रयास करती है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि पैंक्रियास भी जो है पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाती, तो जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इसको हम जो है टाइप 2 की जो है डायबिटीज़ कहते हैं। अब दोस्तों हम अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो है इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, मैं अपने सभी चिकित्सक बंधुओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो पहले वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, एक बार समझ न आए तो दोबारा फिर उसको सुने, क्योंकि ये वीडियो जो बनाते हैं आप सभी साथियों की सहायता के लिए ही बनाते हैं, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए और अच्छे से उस बीमारी की जो है वो जड़ समझ में आ जाए और आप इलाज करने में आपको आसानी हो जाए। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम डायबिटीज़ के लिए क्या कर सकते हैं? दोस्तों देखो, कई कारण होते हैं। अब एक एक चीज़ मैं आपको अगर बताऊंगा उसके अंदर, जैसे ग्लूकोज रक्त में घुलता है तो जो ब्लड है उसको रिलीज नहीं करता, कई बार छोड़ता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम एंजियोटेनिको का प्रयोग करते हैं। और कई बार जब रस होता वो ग्लूकोज को नहीं छोड़ता है, रिलीज करता है, तब वहाँ हम L1 का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से कोई सेल जो है वो नहीं रिलीज करती है तो वहाँ पर हम C5 का भी प्रयोग करते हैं, A2 का भी वहाँ पर प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने आपकी समस्या को बिल्कुल ही एक छोटे से ट्रीटमेंट में सीमित कर दिया है। आपको वहाँ पर कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप सब जानते हैं, आपके लिए हमने ब्लड प्यूरीफायर BP और बॉडी केयर BC 2 फार्मूले मैंने आपको शुरुआत में ही बताए हैं और उनका प्रयोग हम प्रत्येक डिजीज में करते हैं। ये हमारी एक बेसिक मेडिसिन मान करके आप इसको चलिए, क्योंकि इसके बिना जो है हम किसी भी रोग को जड़मूल से नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो है इसके अंदर पहला फार्मूला ब्लड प्यूरीफायर यहाँ पर हम देंगे। इसकी 20 ड्रॉप 30 ml में लेंगे दोस्तों, अकेला लेना है दोस्तों, इसको 20 ड्रॉप इसका लेना है। और बॉडी केयर
यानी कि BC, और प्लस में विनेरियो 1, BC के अंदर प्लस में विनेरियो 1, यानी कि BP की, ब्लड प्योरीफायर की 20 ड्रॉप, बॉडी केयर की भी 20 ड्रॉप, विनेरियो 1 की भी 20 ड्रॉप यहाँ पर हम D4 से लेते हैं। अब ये मत कहिएगा कि आप कौन से आपने लेना है। अब मैं आपको सीधा ही जो है सिर्फ ड्रॉप बताऊंगा, D4 से अपने आप समझ लेना आप, क्योंकि आप मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग साथियों ने जो है D4 की किट, जो 38 की मेडिसिन की किट है, वो आपने तैयार कर ली होगी। अब उसी से ही आपको मेडिसिन बनानी है, और धीरे धीरे आगे आगे जैसे हम डिजीज़ को लेते जाएंगे तो धीरे धीरे आप सभी साथियों को वो समझ में भी आता जाएगा। तो उसी से जो है आपने 20-20 ड्रॉप लेना प्रत्येक का, BP का 20 ड्रॉप, BC का 20 ड्रॉप, और विनेरियो 1 का भी 20 ड्रॉप लेना है। 30 ml में डाल करके बाकी का डिस्टिल वाटर उसमें डाल दें, और उसकी जो 10 बूंद है दिन में 4 बार उसको पेशेंट को देना है। और हमारा जो है दूसरा जो कंपोजिशन है दोस्तों, वहाँ पर हमने जो है S1, C17, S2, C15 ये लिया है दोस्तों। अब हमने यहाँ पर S6 क्यों लिया? X6 हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेडिसिन है, जो ब्लड से टॉक्सिन को बाहर निकालती है, इसलिए हमने यहाँ पर S6 का प्रयोग किया है। दूसरी मेडिसिन जो है C17, आप सभी जानते हैं कि C17 जो है यूरिनरी ब्लैडर की मेडिसिन है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ ये हमारी पैंक्रियास की सेल्स के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। तीसरी मेडिसिन तो दोस्तों वो S2 को लिया है दोस्तों। S2 भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो है मेडिसिन है, और ये भी टॉक्सिन को जो है बाहर निकालने का काम करती है। और चौथी जो मेडिसिन है हमारी वो C15 ने लिया है। यहाँ पर C15 हमारी पैंक्रियास की अल्फा सेल बीटा सेल के ऊपर जो है बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। उनकी नर्व के ऊपर जो है, जो सुस्त नर्व पड़ी हुई है, उस नर्व को एक्टिवेट करती हैं, सेल्स का वहाँ पर निर्माण करती हैं। अगर सेल वहाँ पर डैमेज हो रहे हैं तो वहाँ पर सेल का ये निर्माण भी करती है C15। तो इस प्रकार से हमने ये 4 मेडिसिन जो है दूसरे कंपोजिशन में ली है। इन सब की हमने क्या करना है दोस्तों, 5-5 ड्रॉप लेना है, 5 ड्रॉप D4 से लेना है। अब अपने आप समझ जाइएगा मैं 5 ड्रॉप कहाँ से कह रहा हूँ। 5 ड्रॉप सभी मेडिसिन का, यानी कि S6 का, S2 का, C17 का और C15 का 5-5 ड्रॉप 30 ml में डाल लीजिए दोस्तों। पहले एक हफ्ता आपने जो है 1-1 घंटे पर ये देना होगा, दूसरे हफ्ते 2-2 घंटे, तीसरे हफ्ते 3-3 घंटे पर, और चौथे हफ्ते आपने 4-4 घंटे पर देना है। उसके बाद आपको इसको कंटिन्यू 4-4 घंटे पर ही रखना है, और 3 से 6 महीने तक पेशेंट को ये दवाई आप देते रहें। उसके पश्चात जैसे जैसे आपको रिस्पॉन्स मिले दवाई का, उसके अनुसार जो है आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी कंपोजिशन में जब आप पेशेंट को दो तो उनको RE यानी कि रेड इलेक्ट्रिसिटी, देखिए जिसको BP की प्रॉब्लम है, BP हाई रहता है, वहाँ पर इसको RE को आपने नहीं देना है। जिसको BP की प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर आप RE की 5-5 बूंद जो हैं, जो ऊपर वाला कंपोजिशन मैंने बताया है S6, C17, S2 और C15, इसकी जो मैंने आपको बताई है 20 बूंद प्लस में 5 बूंद RE की, यानी 25 बूंद हो जाएंगी। पहले हफ्ते 1 घंटा के अंतराल पर,
दूसरे हफ्ते आपको 2 घंटे के अंतराल पर, तीसरे हफ्ते आपने 3 घंटे के अंतराल पर, चौथे हफ्ते आपको जो है 4 घंटे के अंतराल पर इसको देना है। उसके पश्चात तो इसको 4 घंटे पर ही देना है। फिर उसके पश्चात में 6 महीने तक इसको आपने लगातार इसी तरह से देते रहना है। और जब पेशेंट में रिस्पॉन्स आए जैसा भी हो उस समय, तो उसके अनुसार आप इसको दिन में 3 बार या 2 बार जैसे भी है, पूरी रोग के समूल होने तक, समूल नष्ट होने तक इसको दवा को आप देते रहिएगा। ये मत पूछिएगा कि हमने कितने दिन देनी है इसको दवाई, कितने दिन में आराम दिखेगा। आराम को शुरू में भूल जाइए आप, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन है वो बीमारी को समूल नष्ट करती है, किसी लक्षण को ख़त्म नहीं करती है। बीमारी शरीर के अंदर जो कमी है उनको वो ख़त्म करती है। इसमें हमने जो H2 को साथ में मिलाया है, इसका मिलाने का एक कारण और हमारा है, क्योंकि जब गाल स्टोन बन जाती है और वो हमारी पैंक्रियास की नली में फंस जाती है, तो वहाँ पर भी हमारी जो ये H2 उसके अंदर बहुत अच्छा अपना काम दिखाती है, डिजोल्व करती है और इंसुलिन का जो फ्लो है उसको जो है कंटिन्यू करती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको डायबिटीज से संबंधित रोग के बारे में विस्तार से चर्चा की है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथियों को मैंने अपने स्वविवेकानुसार सरलता से सरल भाषा में, सरल भाषा में मैंने आपको इसको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इसको समझे होंगे। देखिए साथियों, हमारे ग्रुप में 200 से 210 के लगभग जो हैं मेंबर हो चुके हैं और इस एक ग्रुप में 250 तक मेंबर ही हो सकते हैं। और मेरी भी इच्छा है कि मैं बस 250 तक ही रखूं, इससे आगे ना बढ़ाऊं। तो इसलिए जो साथी अभी कुछ बचे हुए हमारे, वो जल्दी से जल्दी जो है हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि फिर बाद में आप कहो कि सर हमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि मैं दूसरा ग्रुप बनाने वाला नहीं हूँ। बड़ा झंझट होता है दूसरा ग्रुप बनाने में, फिर 2-2 ग्रुपों को हैंडल करने बड़ी समस्या आती है। इसलिए मैं एक ही ग्रुप रखना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी चली तो इच्छा हो, अगर जहाँ तक मैं इसको रख पाया, यदि ज़्यादा ही रिक्वेस्ट बढ़ी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरा जो इरादा है वो 250 तक रखने का है। इसलिए जो साथी हमारे इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपना नाम और पता भेज करके। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर है, आप उसके माध्यम से जो है हमसे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जो आपको सरलता मतलब जो है सरल तरीके से जो है समझाने का मैंने प्रयास किया। मेरे ख्याल से जितनी आसानी से, जितनी सरलता से मैंने आपको इस डायबिटीज़ संबंधित रोग को बताने का जो है मुख्य तौर से और बिल्कुल एकदम संक्षिप्त, उसमें डायबिटीज बहुत विशाल रोग है। अगर हम इस पर बात करने लगे तो घंटों लग जाएंगे इस पर, लेकिन मैंने आप लोगों की व्यवस्था को देखते हुए इसको बिल्कुल ही संक्षिप्त रूप में लिया है और जो मेन जिसकी हमें आवश्यकता थी, जो इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर हमने जो है प्रकाश डालने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे दोस्तों।